system which is evolving in a PV diagram, in a pressure volume diagram, that's called the PV diagram, through a series of quasi-static states from the initial state with volume values V1 to a final state which has a volume value V2. आपने एक सिस्टम लिया है जिसपे आपने एक quasi-static चेंजेस किए हैं, सीरीज ऑफ quasi-static चेंजेस किए हैं, और वो सिस्टम आपने किसी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में लेके गए हैं. इनिशियल स्टेट का वॉल्यूम V1 है, फाइनल स्टेट का वॉल्यूम V2 है. यानी कि ये आपके पास सिस्टम था. इसको आप लेट्स से ये आपकी कोई इनिशियल स्टेट है, ये जो पॉइंट है ये इनिशियल स्टेट है. इस यहाँ पे जो प्रेशर है आपका वो P1 है और जो वॉल्यूम है वो V1 है. आप यहाँ से यहाँ पे इस पॉइंट पे आए हैं, ये फाइनल स्टेट है, इसका वॉल्यूम V2 है और प्रेशर P2 है. सो द एवोल्यूशन कैन अकर along डिफरेंट पाथ्स. अब आपके पास डिफरेंट वे से आप इस फाइनल स्टेट तक आ सकते हैं. एक तो ये पाथ है कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि पाथ 2 के along यहाँ तक चले जाएं. दूसरा आप ये है कि पाथ 1 को फॉलो करते हुए भी आप इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे आ सकते हैं. दो डिफरेंट वेज को पाथ को चूज करके आप फाइनल स्टेट तक आ सकते हैं. So two different paths for the system to evolve from P1 V1 to P2 V2. Initial pressure volume से final pressure volume में आप दो different ways से जा सकते हैं. अब दोनों केसेस में देखें, एरिया अंडर द कर्व जो है पाथ 1 में देखें, ये पाथ 1 की कर्व है, इसके अंडर जो एरिया है जो शेडेड रीजन है दैट्स कॉल्ड द एरिया अंडर द कर्व. ये एरिया अंडर द कर्व में पता है किस चीज को डिफाइन करता है, वर्क डन को. ठीक है, इस कर्व के नीचे जो शेडेड एरिया है ये वर्क डन है जब सिस्टम इस पाथ के अलॉन्ग मूव करेगा. जब आप पाथ 2 को देखेंगे, इस पाथ को फॉलो करेंगे, तो इसके नीचे भी जो शेडेड रीजन बनेगा वो कौन सा बनेगा, एक ये वाला पाथ 1 वाला, दूसरा ये जो इस लूप के अंदर वाला जो एरिया है वो भी शामिल होगा जब आप पाथ 2 को फॉलो कर रहे होंगे. पाथ 2 को जब आप एरिया अंडर द कर्व जो है वो करेंगे. तो अब देखिए एरिया अंडर द कर्व जो है दोनों केसेस के लिए डिफरेंट है. पाथ 1 के केस में एरिया अंडर द कर्व डिफरेंट है, पाथ 2 के केस में एरिया अंडर द कर्व जो है वो डिफरेंट है. सो वर्क इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्टेट. वर्क डन जो है वो यहाँ पे फंक्शन ऑफ स्टेट नहीं है. क्यों? हमने लास्ट टाइम जिक्र किया था कि वर्क फंक्शन ऑफ स्टेट वो क्वांटिटी है जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करती है. यानी कि वो पाथ पे या हिस्ट्री पे या इंटरमीडिएट स्टेजेस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है. जबकि यहाँ पे देखें वर्क डन तो पाथ पे डिपेंडेंट है. दोनों पाथ का वर्क डन डिफरेंट है. पाथ 1 के लिए वर्क डन और है, पाथ 2 का वर्क डन डिफरेंट. दोनों का एरिया डिफरेंट है तो दोनों के लिए वर्क डन भी डिफरेंट है. सो वर्क इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्टेट. इट डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट but also on the path taken. ये path के ऊपर भी depend कर रहा है. So if we were to take the system around a cyclic path, अगर आप उस cyclic path लेते हैं और आप अपनी cyclic path इस तरह से लें कि आपने जहाँ से start किया है वहीं पे वापस जाएं, then there would be no change in internal energy. ठीक है, आप कोई cyclic path like this अगर इसी तरह का कोई साइक्लिक पाथ भी ले लेते हैं, यानी कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया है और आप इस पूरे साइक्लिक पाथ के लॉन्ग मूव करके अगर दोबारा यहीं पे वापस आ जाते हैं, तो देखिए यहीं से आपने स्टार्ट किया, फाइनल स्टेट भी आपकी यही है. जहां से जो आपकी इनिशियल वैल्यूज थी फाइनली भी आपकी वही वैल्यू जब आप वहां पे पहुंचे. तो इस केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, जीरो. क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी है क्या आपके पास, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी. तो जब इनिशियल और फाइनल वैल्यूज ही सेम है, जहां से आपने स्टार्ट किया था आप वहीं पे वापस आ गए हैं उसी स्टेट में, उसका मतलब है चेंज इंटरनल एनर्जी क्या होगा, जीरो. क्योंकि इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम है. और इंटरनल एनर्जी चूंकि फंक्शन ऑफ स्टेट है, इट डजंट डिपेंड ऑन द पाथ. ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, सिर्फ डिपेंड कर रही है मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स की इनिशियल और फाइनल वैल्यूज के ऊपर. So there would be no change in internal energy, hence internal energy is a function of state. इंटरनल एनर्जी जो है वो फंक्शन ऑफ स्टेट, जबकि वर्क डन जो है वो फंक्शन ऑफ स्टेट नहीं है, वर्क पाथ पे डिपेंड करता है. जबकि इंटरनल एनर्जी जो है वो पाथ से इंडिपेंडेंट है. फंक्शन ऑफ स्टेट कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता. सो फॉर वर्क डन देयर इज अ साइन कन्वेंशन. अब वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव होगा, देयर इज अ साइन कन्वेंशन. अगर तो आप क्लॉकवाइज जाते हैं, ये अगर पाथ को फॉलो कर रहे हैं और आप
इस क्लोज पाथ में आप अगर साइक्लिक प्रोसेस में देख रहे हैं, अगर तो आप क्लॉकवाइज जाएं, लाइक आप इधर से यूं जाएं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अगर फॉलो करते हैं, देन एरिया अंडर द कर्व विल बी पॉजिटिव. द क्लॉकवाइज साइकिल, the area enclosed is positive and so the work done on the system is negative. ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो एरिया अंडर द कर्व पॉजिटिव है, वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा. यानी कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन सॉरी ऑन द बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, वर्क डन किसके ऊपर हो रहा है, सराउंडिंग के ऊपर वर्क डन हो रहा है. ठीक है, जो सिस्टम है वर्क डन कर रहा है अपनी सराउंडिंग के ऊपर, इस केस में वर्क डन नेगेटिव होगा. But if the system is taken along anti-clockwise direction in the PV diagram, then the area enclosed is negative. Area enclosed जो है वो negative होगा. ठीक है, and hence the work done will be positive. Area enclosed negative है तो work done positive होगा. अब इस केस में क्या है, the system has work done by the surrounding. अब surrounding system के ऊपर work done कर रही है तो work done positive होगा जब by the surrounding होगा. डेल्टा यू जीरो होगा फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस और फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस भी वही होते हैं कि जब जहां से आप स्टार्ट करें अगर आप दोबारा वहीं वापस आ जाएं और किसी किस्म का कोई चेंज ना हो तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस है. सो फॉर अ साइक्लिक और रिवर्सिबल प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो जीरो है. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखें, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की फॉर्म है, डेल्टा यू साइक्लिक प्रोसेस के लिए जीरो है. इसका मतलब है कि जितने का जितना आप वर्क डन कर रहे हैं वो सारे का सारा उस सिस्टम की हीट एनर्जी को चेंज करने में यूज हो रहा है. ठीक, अब यहाँ पे वर्क डन फंक्शन ऑफ स्टेट नहीं है. इसी तरह से सिमिलरली हीट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्टेट, क्योंकि यहाँ पे डेल डब्ल्यू जो है वो किसके इक्वल है, डेल्टा क्यू के. तो अगर वर्क डन फंक्शन ऑफ स्टेट नहीं है, क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो इंटरनल एनर्जी का इक्वल है, तो चेंज इंटरनल एनर्जी तो जीरो है. ये क्वांटिटी जो है वो इसके इक्वल है. अगर ये फंक्शन ऑफ स्टेट नहीं है तो डेफिनेटली क्यू भी फंक्शन ऑफ स्टेट नहीं है. तो जब हम इनको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो इसके ऊपर हम डी के ऊपर जो है ना एक छोटी सी लाइन लगा देते हैं. वो लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है, द लाइन थ्रू डी इंडिकेट्स दैट इट इज अ इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल क्वांटिटी. ये जो आपका क्वांटिटी है ये कोई इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल क्वांटिटी है. आपका जो डिफरेंशियल है वो एग्जैक्ट नहीं है. इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल हमेशा उन क्वांटिटीज के लिए जाती है जो फंक्शन ऑफ स्टेट नहीं होती हैं. यहाँ पे W और Q जो है ये फंक्शन ऑफ स्टेट नहीं है, इसलिए इनके डिफरेंशियल के ऊपर हमने ये लाइन लगाई है. अगर यही हम D ऑफ U लिखेंगे तो D ऑफ U के ऊपर D के ऊपर लाइन नहीं लगेगी. क्यों? क्योंकि U जो है वो फंक्शन ऑफ स्टेट है. इसका डिफरेंशियल जो है वो एग्जैक्ट होगा ना कि इनएग्जैक्ट. बोथ Q and W are not function of state. A point to remember. So next, what will be the work done for an ideal gas? आइडियल गैस, आपके पास एक सिस्टम है, आइडियल गैस है, उसके लिए आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है सिंपली. तो आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे? लेट्स सपोज हमारे पास n मोल्स आइडियल गैस है. वर्क डन अभी हमने प्रीवियसली देखा कि किसी भी रिवर्सिबल कॉज स्टैटिक चेंज के लिए जब उसमें स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम इन्वॉल्व हो तो वर्क डन किसके इक्वल होता है. ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. ठीक है, बड़ी वेल नोन आइडियल गैस इक्वेशन है. यहाँ से आप प्रेशर देखें तो एनआरटी ओवर वी वॉल्यूम की तरह जाके डिवाइड कर दें. सो इसी चीज को अगर हम इस वर्क डन को अगर हम पीवी डायग्राम पे ड्रॉ करें, ये हमारा डायग्राम है. ठीक है, हम जो प्रोसेस अब जो पाथ ले रहे हैं, लेट्स से कि हम कोई आइसोथर्मल पाथ लेते हैं. आप सिस्टम जो है किसी स्टेट ए से बी तक जा रहा है. ठीक है, अब इस पूरे पाथ के अलोंग जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है. आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. इस पूरे पाथ के अलोंग टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है. लेट्स से हमने कहा कि टी जो है वो कोई फिक्स वैल्यू टी नॉट के इक्वल है. ठीक है, तो ये आइडियल गैस, चूंकि हम सिस्टम और आइडियल गैस है तो इस पूरे पाथ के अलोंग जो सिस्टम है वो इस इक्वेशन को मेंटेन रखेगा. P इज इक्वल टू nRT. T यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको हम T नॉट भी लिख सकते हैं. सो टोटल वर्क डन फॉर दिस सिस्टम, फॉर आइसोथर्मल सिस्टम क्या होगा, कैलकुलेट करें. इसमें P की वैल्यू ये पुट कर दें. ठीक है, nRT ओवर V. T हमें T नॉट ले लिया बिकॉज आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट है. अब वॉल्यूम चेंज हो रहा है लेट्स से, लेकिन चेंज इन वॉल्यूम डिफरेंशियल किसके ऊपर है, डेरिवेटिव यहाँ पे किसका, वॉल्यूम का.
तो वॉल्यूम कहाँ से लेके कहाँ तक चेंज हो रहा है, V1 से V2 तक। सो V1 से V2 तक, तो एनआर टी नॉट कॉन्स्टेंट, इनको आप डिफरेंशियल से बाई ले सकते, सॉरी इंटेग्रल से बाई ले सकते हैं। इसको इंटीग्रेट करें, सिंपली आपके पास log ऑफ V2 over V1 आ जाएगा। तो ये वर्क डन फॉर एन आइडियल गैस है ओनली इन केस ऑफ अ आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर आपके पास जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। ये अगर कोई एडिबेटिक प्रोसेस है या कोई और प्रोसेस है तो उसके लिए फिर ये वर्क डन की जो ये फॉर्म है ये नहीं होगी, वो चेंज हो जाएगी, कुछ और वर्क डन होगा, ठीक है। ये उस केस में एप्लीकेबल है जब आपके पास कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है ना। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में इस पूरे पाथ के लॉन्ग जो सिस्टम है वो इस क्वालिटी को होल्ड करेगा। PV is equal to constant for an isothermal process, क्योंकि n भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है और T नॉट हमने कहा क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो सिंपली हम ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं तो इसको हम कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। PV is equal to constant इक्वेशन आइडियल गैस के लिए होल्ड करेगी इन केस ऑफ एन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। ये तो था वर्क डन इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। सो नेक्स्ट, व्हाट इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस? एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है कि फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस देयर इज नो एंट्री ऑफ हीट, सिस्टम में किसी किस्म की भी हीट एंटर या लीव नहीं होती है। नो हीट एंटर लीव द सिस्टम, यानी चेंज इन डेल्टा क्यू जो है वो जीरो है। सिस्टम की हीट में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा, डेल्टा क्यू जीरो होता है। जब डेल्टा क्यू जीरो होगा तो ऐसे सिस्टम के लिए ये एडियाबैटिक, ऐसे सिस्टम को जैसे प्रोसेस को कहते हैं कि वो एडियाबैटिक प्रोसेस है जिनमें डेल्टा क्यू जीरो होता है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या हो जाएगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की ये फॉर्म है। अब इसमें डेल्टा क्यू क्या है? जीरो है, बिकॉज प्रोसेस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये जब टर्म जीरो हो जाएगी तो डेल्टा यू किसके इक्वल आ जाएगा? डेल्टा डब्ल्यू के। इसका क्या मतलब है? इफ वर्क इज डन, अगर वर्क डन हो रहा है but no heat enter or leave the system, then work done must be equal to change in internal energy. अगर सिस्टम में कोई हीट एंटर नहीं कर रही है तो सिस्टम पे जितना भी वर्क डन हो रहा है वो सारे का सारा वर्क डन कहाँ यूज हो रहा है? सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करना। इन दिस केस फर्ज करें ये आपका सिस्टम है, इंसुलेटिंग सिस्टम है, डेल्टा क्यू जो है वो जीरो है, आपने इसको सराउंडिंग से इंसुलेट कर दिया है। तो इस केस में अब आपके पास डेल्टा यू जो है वो डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल है, यानी कि जितना भी आप वर्क डन कर रहे हैं तो ऑल वर्क डन विल गो टू चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड हेंस द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। टेम्परेचर को क्यों कहा हमने? देखिए, वर्क डन किसको चेंज करने में इस्तेमाल हो रहा है? इंटरनल एनर्जी को। और इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होती है? आइडियल गैस की इक्वेशन क्या है इंटरनल एनर्जी के लिए? फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई मोनोटॉमिक गैस है, मोनोटॉमिक गैस के लिए जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो आपके पास, इसकी जो फॉर्म है, ये आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है, सॉरी इंटरनल एनर्जी की फॉर्म होती है U आपके पास किसके इक्वल होता है? U इज इक्वल टू 3/2 N, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा R और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा T, यानी कि U इज इक्वल टू 3/2 N RT। तो इंटरनल एनर्जी बेसिकली किसके इक्वल है? 3/2 NRT फॉर अ मोनोटॉमिक आइडियल गैस। देखिए 3/2 भी कांस्टेंट है, n नंबर ऑफ मोल्स हैं ये भी कांस्टेंट है, R गैस कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? बेसिकली T, यानी कि U क्या है? फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। अगर U चेंज होगा तो इसका मतलब है आप क्या चीज चेंज कर रहे हैं? सिस्टम का टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। सो द वर्क डन विल गो टू चेंज द इंटरनल एनर्जी एंड हेंस T। U को चेंज करने का मतलब है आप T को चेंज कर रहे हैं। So temperature T of gas will change in an adiabatic process। किसी भी एडियाबैटिक प्रोसेस में बेसिकली सिस्टम का टेम्परेचर आप चेंज कर रहे होते हैं। so, ये मैंने यहाँ पे भी राइट किया, आइडियल मोनोटॉमिक गैस
चेंज इन सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो 3/2 nRT, या उसको हम 3/2 n k0t भी लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। nr इज इक्वल टू n k0, इसको ये रिलेशन आपको कहीं से भी मिल जाएगा, ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। अब देखें यहाँ पे u जो है वो फंक्शन है टेम्परेचर का, बाकी सारी क्वांटिटीज कांस्टेंट है। u इसमें किसी किस्म का भी कोई वॉल्यूम चेंज इन्वॉल्व नहीं है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम जो है वो आइडियल गैस के लिए हमेशा 0 होती है, बिकॉज इसका जो एक्सप्रेशन है वो v का फंक्शन ही नहीं है। जब इसमें v इन्वॉल्व ही नहीं है तो इसका आप जब विद रिस्पेक्ट टू v डिफरेंशियल लेंगे, चेंज लेंगे, तो वो 0 होगी फॉर एन आइडियल गैस। नेक्स्ट इज द हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट, ये इसके लिए हम यूज करते हैं, दोनों में माइनर सा डिफरेंस है। हीट कैपेसिटी आप उस वक्त लेते हैं जब आपके पास आप टोटल मैस इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। अगर उसका सिर्फ यूनिट मैस सिस्टम का इन्वॉल्व है तो फिर हम हीट कैपेसिटी की बजाय स्पेसिफिक हीट की टर्म जो है यूज करते हैं अगर यूनिट मैस इन्वॉल्व है, और अगर टोटल मैस इन्वॉल्व है देन हीट कैपेसिटी। सो व्हाट इज द हीट कैपेसिटी? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री, किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री तक चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है, दैट्स कॉल्ड द हीट कैपेसिटी। सी is a heat capacity is equal to पार्शियल क्यू और पार्शियल टी, यानी कि वो हीट जो 1 डिग्री टेम्परेचर बॉडी का चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो यहाँ से अगर हम डेल्टा क्यू निकालें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? सी डी टी। अगर यहाँ पे अब वेरिएबल क्या है, टेम्परेचर है, तो लेट्स सपोज टेम्परेचर चेंज हो रहा है T1 से T2 किसी भी इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू तक। तो इन जनरल C इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, C जो है वो टेम्परेचर का फंक्शन है। अब हीट कैपेसिटीज जो नॉर्मल सिस्टम में इन्वॉल्व होती हैं वो दो तरह की होती हैं। हम जो दो प्रोसेस लेते हैं हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पे और कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए इसको हम CV से रिप्रेजेंट करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर के लिए CP से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपली जब CV कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी जो है पार्शियल क्यू और पार्शियल टी एट, ये जो हमने ब्रैकेट के बाहर V डाला इसका मतलब है कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो ये जो है पार्शियल क्यू और पार्शियल टी एट कांस्टेंट P, ये है स्पेसिफिक हीट एट हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, टोटल मैस इन्वॉल्व है तो वो हीट कैपेसिटी है, यूनिट मैस इन्वॉल्व है तो वो स्पेसिफिक हीट आपके पास क्या है। सिंपली देखें, एट कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम लिया, गैस लिया आपने कोई, ठीक है, अब इसमें हीट ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इसका वॉल्यूम अब कांस्टेंट है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की पहले फॉर्म लिखें, ये आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आ गया। अब इसमें देखें वर्क डन क्या होगा, 0, क्यों? W किसके इक्वल होता है? -PdV, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम। वर्क डन में क्या चीज इन्वॉल्व होती है? चेंज इन वॉल्यूम। तो हमने इस सिस्टम को ले रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका मतलब है फिर ये आपके पास वर्क डन जो है वो 0 है। जब वर्क डन 0 है तो फिर डेल्टा यू किसके इक्वल होगा? डेल्टा क्यू के। ठीक है, यानी कि जो भी आपने इस सिस्टम के अंदर हीट एंटर की है वो सारी की सारी कहाँ पे यूज हो रही है? उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, या इन अदर वर्ड्स उसका टेम्परेचर चेंज करने में यूटिलाइज हो रही है सिस्टम के। इस केस में कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में किसी किस्म का कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा, ना ऑन द सिस्टम ना बाय द सिस्टम। क्यों? बिकॉज वॉल्यूम कांस्टेंट है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन 0 होगा। कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर जब आप लेते हैं, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की फॉर्म है, उसको जस्ट मैंने रीअरेंज किया, डेल्टा क्यू को इधर कर लें, डेल्टा डब्ल्यू को उधर ले जाएं, डेल्टा यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अब वॉल्यूम यहाँ पे फिक्स नहीं है, जब वॉल्यूम वेरी कर रहा है तो फिर इसका मतलब है कि आपके पास डेल्टा क्यू जो है वो आपके पास, अब इस केस में वॉल्यूम जो है वो फिक्स नहीं है। अब जो टोटल हीट कैपेसिटी है, जो हीट एनर्जी है, वो कहाँ पे यूटिलाइज हो रही है? All heat energy is used not only to increase the temperature but partly used in doing work. अब जितनी आपने हीट एनर्जी ऐड की है वो दो काम कर रही है, एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में यूटिलाइज हो रही है, और सेकेंडली भी उसके ऊपर कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो आपने ऐड की है वो वर्क डन करने में यूज हो रही है। ठीक है ना, यानी कि जो हीट ऐड की है वो दो काम कर रही है।
इंटरनल एनर्जी को भी चेंज कर रही है और सिस्टम के ऊपर वर्क डन भी कर रही है। तो इसलिए अब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वो हमेशा ज्यादा होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम से, यानी कि सीपी हमेशा ग्रेटर देन होता है सीवी से। क्यों? इसकी रीजन यही है कि सीपी में आपके पास जो हीट है वो दो काम कर रही है जो आप हीट ऐड करते हैं, जबकि जो सीवी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम की जो हीट है वो सिर्फ एक, वहां पे सिर्फ एक काम हो रहा है, यानी कि सारी की सारी हीट जो है वो सिर्फ यू को चेंज करने में यूटिलाइज होती है, जबकि इस केस में एट कांस्टेंट प्रेशर के केस में वो हीट जो है वो दो काम कर रही है। दैट्स व्हाई सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी। Now the next is enthalpy. Enthalpy is also a form of heat. ठीक है, ये भी एक हीट की ही फॉर्म है, इसे भी हीट एनर्जी ही कहलाती है। इफ एन एक्सपेरिमेंट इज डन, इंथैल्पी हम कब इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट आप कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं, आपके सिस्टम का प्रेशर आपने कांस्टेंट रखा हुआ है, देन वी डिफाइन अ न्यू टर्म इंथैल्पी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को जस्ट रीराइट करें, डी यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डी क्यू प्लस वर्क डन हमें पता है क्या होता है, माइनस पी डी के इक्वल है, वो जैसे इसमें पुट कर दें। नाउ द हीट एडेड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसको अगर हम दोबारा रीराइट करें, इस टर्म को उधर ले जाएं, दूसरी तरफ ले जाएं, तो डी क्यू किसके इक्वल होगा, डी यू प्लस पी डी वी के। ठीक है, अच्छा अब इस इक्वेशन को हम यूं लिख सकते हैं। ठीक है, इसी चीज को हमने यूं लिख दिया। क्यों लिख लिया? क्या हम इसे यूं लिख सकते हैं? देखें, इस चीज को दोबारा से ओपन करें, इस चीज को ओपन करें, ये बेसिकली डिफरेंशियल है u प्लस पीवी का, इसको ओपन करें तो क्या होगा, सम है डिफरेंशियल ऑफ u डी यू प्लस, इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएं, पी डी वी प्लस डिफरेंशियल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ p वॉल्यूम एज इट इज आएगा इज इक्वल टू 0। अब dp चेंज इन प्रेशर क्या होगा, अभी हमने स्टार्ट में बात की है कि हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर कर रहे हैं, तो चेंज इन प्रेशर फिर क्या है, अगर जब प्रेशर कांस्टेंट है इसका मतलब उसमें चेंज क्या है, किसी कांस्टेंट क्वांटिटी का डेरिवेटिव या डिफरेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, डीपी जीरो है। जब ये चीज जीरो है तो पीछे क्या रहेगा, डी यू प्लस पी डी वी, डी यू प्लस पी डी वी, और ये यही चीज है जो यहाँ पे आपके पास थी। ठीक है, यानी कि इस चीज को हम यूं लिख सकते हैं, बिकॉज इसको जब आप एक्सपैंड करते हैं तो आपके पास यही चीज वापस बचती है, ये टर्म कैंसिल हो जाती है, इसमें जीरो हो जाती है। सो नाउ दिस क्वांटिटी u plus pv, internal energy plus product of pressure and volume, this quantity is called the enthalpy of the system and it is denoted by a symbol h। ठीक है, अब इंथाल्पी हमारे पास क्या है, u प्लस पी वी, फंक्शन है किसका, इंथाल्पी किसका फंक्शन है, u का, p का और v का। देखें u इंटरनल एनर्जी भी फंक्शन ऑफ स्टेट है, प्रेशर वॉल्यूम भी फंक्शन ऑफ स्टेट होते हैं, ये तीनों क्वांटिटीज फंक्शन ऑफ स्टेट हैं, तो इसका मतलब है डेफिनेटली h इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट, बिकॉज h जो है वो इन तीनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो h भी फंक्शन ऑफ स्टेट कहलाएगा। इंथाल्पी इज आल्सो फंक्शन ऑफ स्टेट, यानी कि ये भी पाथ से, इंथाल्पी जो है पाथ से इंडिपेंडेंट है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है। h इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। ठीक है, इस चीज को हम यूं भी लिख सकते हैं, अगर आप इसको दोबारा से रिराइट भी करें, टोटल एंथैल्पी ये है, अगर आप चेंज इन एंथैल्पी लेते हैं तो उसको हम यूं लिख सकते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लें, चेंज ले लें, डी एच इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ दिस क्वांटिटी। ठीक है, इसको आप ओपन करें, चेंज इन यू प्लस, इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएं अगेन, पी डी वी प्लस वी डी पी। अब ये क्या है, डी यू किसके इक्वल होता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी ऑफ यू किसके इक्वल है, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ये फॉर्म पुट की है, ये वैल्यू पुट की है डी यू की यहाँ तक, ठीक है, प्लस पी डी वी, ये क्वांटिटी ऐसे ही आ जाएगी, और वी डी पी ये भी ऐसे आ जाएगी। ठीक है, अब इसको एज इट इज रहने दें, डी ऑफ डब्ल्यू की वैल्यू पुट करें, क्या होता है, माइनस पी डी वी के इक्वल होता है। ठीक है, ये पुट कर दी, प्लस बाकी क्वांटिटीज एज इट इज रखनी, ये माइनस पी डी वी और ये प्लस पी डी वी ये कैंसिल हो गए, तो रिमेनिंग आपके पास क्या रह गया, डी क्यू प्लस वी डी पी। ठीक है, तो चेंज इन एंथैल्पी जो है वो किसके इक्वल होती है, चेंज इन हीट जो अपने सिस्टम में रिवर्सली ऐड की है, प्लस वी टी पी, प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड चेंज इन प्रेशर, तो चेंज इन एंथैल्पी जो है इस क्वांटिटी की इक्वल होगी।
अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये हमने गेन हुई इंथैल्पी भी लिखी है, उसको राइट किया है। चेंज इन इंथैल्पी भी हमने देखा है किसके इक्वल है, du किसके इक्वल था, du प्लस pdv प्लस vdp, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसको जस्ट ओपन किया है। तो du किसके इक्वल है, dq माइनस pdv, ठीक है। वही चीज जो हमने यहाँ पे लिखी है, जस्ट चेंज इन इंटरनल एंथैल्पी जो है वो इस इक्वेशन को जैसे आप रीराइट करें, ठीक है। इसको रीराइट करके अगर आप नीचे लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें देखें, अब हम इस एक्सपेरिमेंट को एंथैल्पी को हम लेते होते हैं कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। जब आप कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर लेंगे तो डी ऑफ पी चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो। ये चीज जीरो होगी तो चेंज इन हीट किसके इक्वल बच गया, सॉरी चेंज इन एंथैल्पी किसके इक्वल है, डी ऑफ क्यू के, डी एच इज इक्वल टू डी ऑफ क्यू। अगर आपका एक्सपेरिमेंट जब कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हो रहा है तो ये क्वांटिटी जीरो हो गई है। तो सिंपली जो है चेंज इन एंथैल्पी किसके इक्वल आ जाएगा, चेंज इन हीट के, बाय जो P है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो आपने क्वांटिटी ली है ये अपने कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर ली है। बिकॉज अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो फिर हम इस क्वांटिटी को जीरो नहीं कर सकते हैं, फिर ये टर्म भी इसमें शामिल होगी। इस टर्म ये तभी ये टर्म जीरो होगी जब आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो सिस्टम जो है वो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर होगा, ठीक है। सो व्हेन द सिस्टम इज एट कांस्टेंट प्रेशर मीन डेल्टा P is equal to 0, change in P is 0. Any change in H is equal to the heat added to the system provided that there is no other form of work. अगर आपके पास डेल्टा P 0 है तो जितनी भी जो भी चेंज आप H में कर रहे हैं वो सारी की सारी किस के इक्वल होगी, इक्वल टू द हीट जो आपने उस सिस्टम के अंदर ऐड की है, provided that there is no other form of work involved in that system, ठीक है। Now specific heat at constant pressure is equal to पार्शियल क्यू और पार्शियल टी। अभी हमने पीछे देखा था स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर किसके इक्वल होती है, ठीक है। अब पार्शियल क्यू किसके इक्वल है, अब चूंकि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हम बात कर रहे हैं तो कांस्टेंट प्रेशर पे हमें पता है कि पार्शियल क्यू किसके इक्वल होता है, पार्शियल एच के। इस पार्शियल क्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं पार्शियल एच से, पार्शियल एच और पार्शियल टी एट कांस्टेंट पी, ठीक है। अब एच किसके इक्वल होता है, यू प्लस पी वी, एंथैल्पी जो डेफिनेशन है यू प्लस पी वी, तो इस एच की जगह पुट कर दें यू प्लस पी वी। तो जब पुट करके उसका डिफरेंशियल लेंगे तो डिफरेंशियल फिर हर टर्म का आएगा पार्शियल यू और पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस पार्शियल और पार्शियल टी पीवी। एच इक्वल होता है यू प्लस पीवी के, तो दोनों क्वांटिटीज का अलग अलग से डिफरेंशियल आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर चेंज आ जाएगा जी। अच्छा अब फर्स्ट टर्म को देखें, इसमें यू इन्वॉल्व है। हमें पता है आइडियल गैस के लिए यू क्या होता है, 3/2 nRT, ठीक है। अब हमें चाहिए पार्शियल यू और पार्शियल टी, तो इसका आप डिफरेंशियल लें, चेंज नहीं विद रिस्पेक्ट टू टी, पार्शियल यू और पार्शियल टी किसके इक्वल आ जाएगा, 3/2 nR, तो पार्शियल टी और पार्शियल टी 1 हो जाएगा, तो ये 3/2 nR ये आ गया। अच्छा अब दूसरा हमें ये क्वांटिटी भी इवैल्यूएट करनी है कि ये किसके इक्वल है, इसको मैं जरा दोबारा यहाँ पर रीराइट कर रही हूँ, पार्शियल और पार्शियल टी पीवी एट कांस्टेंट प्रेशर। देखिए ये ऐसे रहेगा, पीवी प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट आइडियल गैस के लिए क्या होता है, पीवी किसके इक्वल होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इसकी जगह पीवी की जगह पुट कर दें एनआरटी। अब इसका डिफरेंशियल लें विद रिस्पेक्ट टू टी लें तो क्या आ जाएगा, एनआर कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएंगे, पार्शियल टी और पार्शियल टी 1 हो जाएगा, तो ये सिर्फ यहाँ पे एनआर बच जाएगा। अब हमने दोनों क्वांटिटीज फाइंड कर ली, अब ये वैल्यू और ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें। पार्शियल यू और पार्शियल टी किसके इक्वल आ गया है, 3/2 nr, 3/2 nr प्लस, और ये क्वांटिटी किसके इक्वल थी, nr की, nr आप पुट कर दें nr, और ये हमारे पास जो साइड थी वो cp के इक्वल थी, तो ये के पास आ जाएगा 3/2 nr प्लस nr 5/2 nr, तो cp हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 5/2 nr। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें आप, cp माइनस cv को, तो cp क्या है, 5/2 nr माइनस cv, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है, 3/2 nr, ठीक है। इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करें, ये nr कांस्टेंट दोनों में जो है वो कॉमन है, इसको बाहर निकाल लें, तो 5/2 माइनस 3/2 के पास 1 आ जाएगा। तो इनका जो डिफरेंस है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का किसके इक्वल आ जाएगा, nr के, फॉर एन आइडियल गैस cp माइनस cv इज इक्वल टू nr। ये चीज हमें ये बता रही है इन दोनों कि यहाँ पे cp जो है वो cv से ग्रेटर है,
देखिए सीपी में से आप सीवी निकालते हैं तो आपके पास पीछे एनआर बचता है, और इसकी रीजन क्या है सीपी के ग्रेटर देन होने की सीवी से अभी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जो हीट हम ऐड करते हैं वो दो काम कर रही होती है, वो चेंज इन यू और चेंज इन वर्क डन दोनों के लिए यूटिलाइज होती है, जबकि सीवी में जितनी अमाउंट ऑफ हीट है वो सिर्फ चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए यूज हो रही होती है, उसमें वर्क डन 0 होता है। सो नेक्स्ट द रिवर्सिबल एडिबेटिक चेंज। अगर आपके पास कोई सिस्टम जो है वो उस पर आप किसी किस्म की भी एडिबेटिक चेंज करते हैं, ठीक है, तो उस केस में उसकी इक्वेशन स्टेट क्या होगी, रिवर्सिबल एडिबेटिक चेंज सिस्टम पे कह रहे हैं कि इसके लिए इक्वेशन स्टेट क्या होगी। अगेन रीराइट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की ये फॉर्म है। अब प्रोसेस कौन सा, सिस्टम कौन सा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, और चेंज जो आप उसमें करें वो एडिबेटिक चेंज है। एडिबेटिक चेंज का मतलब है डेल्टा क्यू क्या है, 0 है, तो ये चीज तो 0 होगी, तो डी ऑफ यू किसके इक्वल आ जाएगा, सिर्फ डी ऑफ डब्ल्यू के, और डी ऑफ डब्ल्यू वर्क डन क्या है, माइनस पी डी वी के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से इसको दूसरी तरफ ले जाएं, डी यू इस वर्क डन को उधर ले जाएं, इसमें ऐड हो जाएगा, तो प्लस डी वी पी डी वी इज इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है, पार्शियल यू और पार्शियल टी, ऑलरेडी हम पीछे देख चुके हैं। अच्छा ये बेसिकली होती है पार्शियल क्यू और पार्शियल टी की, लेकिन हमें पता है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम पार्शियल यू जो है वो पार्शियल क्यू के इक्वल होता है, तो हम लिख सकते हैं पार्शियल यू और पार्शियल टी। अब यहाँ से सी वी पार्शियल टी को उधर ले जाए, पार्शियल यू बेसिकली हमें यहाँ से चाहिए, तो पार्शियल यू किसके इक्वल आ जाएगा, सी वी इंटू डी टी। अब पार्शियल यू की जो ये वैल्यू है इसमें पुट करें, इक्वेशन 1 जो है इसमें पुट करें, क्या आ जाएगा, सी वी डी टी प्लस पी डी वी इज इक्वल टू 0। इसमें आपने इस इक्वेशन में अपने डी ऑफ यू की वैल्यू पुट करनी है, ये आपके पास इक्वेशन ये आ गई। नाउ फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए आपको पता है क्या होता है, ये इक्वेशन है आपके पास, पी वी इज इक्वल टू एन के टी, आइडियल गैस इक्वेशन है, इसका डिफरेंशियल लें दोनों तरफ, इधर भी डेरिवेटिव लें और इधर भी लें, इधर भी आपने डेरिवेटिव ले लिया और इधर लेंगे, एन के कांस्टेंट है तो ये डी ऑफ टी आ जाएगा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएं, ओपन कर लें इसको, ठीक है। अब यहाँ से डी टी हमें बेसिकली चाहिए, तो डी टी इधर आने दें, एन के को इस तरफ ले जाएं, तो ये डिवाइड हो जाएगा, डी ऑफ टी आपके पास ये आ जाएगा। अब डी ऑफ टी की इस वैल्यू को इक्वेशन ए में पुट कर दें, ठीक है, यहाँ पुट करना है आपने, तो सी वी इंटू डी टी की ये जो वैल्यू है ये आपने यहाँ पुट कर दी, प्लस बाकी पी डी वी एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों साइड्स पे इक्वेशन को दोनों तरफ जो है वो एन के से मल्टीप्लाई कर दें आप, ठीक है। इसको हमने डिनोमिनेटर को खत्म करना है, तो दोनों साइड्स पे इक्वेशन को हर टर्म को एन के से मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एन के से कैंसिल हो जाएगा, प्लस इसको जब करेंगे तो इसके साथ एन के की टर्म आ जाएगी। अब सी वी मल्टीप्लाई हो रहा है, सी वी को दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें, सी वी इस टर्म के साथ भी आ जाएगा, प्लस सी वी पी डी वी ये आ जाएगा, प्लस इसके साथ एन के की टर्म आएगी और ये 0, इस साइड पे जब एन के से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइड 0 है, तो ये आपके पास 0 के इक्वल आ जाए, ठीक है। अब इन दोनों में फर्स्ट टर्म, इसमें भी सेकंड और थर्ड टर्म दोनों में डी वी कॉमन है, डी वी को बाहर कॉमन निकाल लें, पीछे आपके पास रिमेनिंग रह जाएगी क्वांटिटी सी वी पी प्लस पी एन के, इसमें भी पी कॉमन है, पी को अगेन बाहर ले लें, ठीक है, तो रिमेनिंग आपके पास रह जाएगा सी वी प्लस एन के डी। अब ये क्वांटिटी किसके इक्वल है, सी वी प्लस एन के, सी पी के इक्वल है। अभी हमने प्रीवियसली भी हमने इसको डिस्कस किया है कि सी पी माइनस सी वी किसके इक्वल होता है, एन आर के, तो एन आर इक्वलेंट होता है एन के। तो यहाँ से देखें, इसको दूसरी तरफ लेके जाएं, सी वी को इधर लेके जाएं, तो सी पी किसके इक्वल आ जाए, एन के प्लस सी वी, एन के प्लस सी वी सी पी के इक्वल है, तो इसको रिप्लेस कर दें सी पी के साथ, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, ये भी कांस्टेंट प्रेशर। अब दोनों साइड्स पे इक्वेशन को आप सी वी से डिवाइड कर दें, दोनों टर्म्स को दोनों साइड पे,
इक्वेशन को डिवाइड करें सीवी से। यहाँ पे आपने डिवाइड किया ये फर्स्ट टर्म को, तो ये कैंसिल हो गई, प्लस इस पे डिवाइड करेंगे तो सीपी ओवर सीवी आ जाएगा। अब सीपी ओवर सीवी की रेशियो किसके इक्वल होती है, गैमा के, ठीक है। तो इसकी ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें, इसको रिप्लेस कर दें, सीपी ओवर सीपी गैमा के इक्वल आ गया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करें, दोनों तरफ इक्वेशन को पीवी से डिवाइड कर दें, हमने वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, सिंपली सेपरेबल इक्वेशन बनानी है ताकि हम इसको सॉल्व कर सके, इसका सोल्यूशन फाइंड कर सके। इसको आप डिवाइड करें पीवी से, पीवी से जब डिवाइड करेंगे तो वी नीचे वी से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ पी बच जाएगा। यहाँ पे भी जब आप पीवी से डिवाइड करेंगे तो पी से कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में सिर्फ आपके पास वी रह जाएगा। अभी आपके पास सेपरेशन ऑफ वेरिएबल होगी, एक सेपरेबल इक्वेशन बन गई है। इसको सिंपली आप सॉल्व कर लें, ठीक है। इसका इंटेग्रल ले लें दोनों तरफ, इधर इंटेग्रल लेंगे तो log ऑफ पी प्लस ये गैमा कांस्टेंट है ये बाहर रहेगा, इसका इंटेग्रल लेंगे log ऑफ v इज इक्वल टू 0 है, इसका इंटेग्रल लेंगे तो आपके पास कांस्टेंट आ जाएगा। सिंपली यहाँ पे आप लॉग की प्रॉपर्टी यूज करें, इसको कंबाइन करें, ठीक है। तो आपके पास log ऑफ ये पावर में चलेगा, पहले इस पे पावर रूल लगाएं, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टी का पावर रूल यूज करें, गैमा इसकी पावर में चले जाएगा v की, उसके बाद एडिशन का रूल यूज करें तो log ऑफ पी वी रेस्ट पर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें, एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास कांस्टेंट का एंटी लॉग लेंगे, अगेन आपके पास कोई और कांस्टेंट आएगा तो कांस्टेंट ही रहेगी ये टर्म, जबकि यहाँ पे आपके पास जब इसका आप लॉग एंटी लॉग लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ पीवी बच जाएगा, पीवी रेस्ट पर गैमा। तो पीवी रेस्ट पर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपके पास इक्वेशन आ गई एडिबेटिक प्रोसेस के लिए फॉर एन आइडियल गैस। अगर आपके पास आइडियल गैस है और जो प्रोसेस है वो एडिबेटिक प्रोसेस है, उसके लिए जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो पीवी रेस्ट पर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर एन एडिबेटिक प्रोसेस, ठीक है। अगर एडिबेटिक की बजाय आइसोथर्मल प्रोसेस है तो फिर ये गैमा का फैक्टर नहीं आता है, फिर सिंपली आपके पास पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट के टर्म होते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ आवर टुडे लेक्चर।